दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने दोस्तों आ गया। बेटे आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 है। मैं अभी तक आपको 2 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ। और बेसिक ऑफ अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम आजकल अकाउंट्स के बारे में सीख रहे हैं कि अकाउंट्स है क्या। जबकि मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में आपको ये नहीं बताया अभी तक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग नहीं बताया, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं बताया। मैंने कुछ बेसिक बातें आपको हल्की फुल्की अलग बताई सो दैट हम कुछ प्रैक्टिकल इसको कर पाए। दोस्तों नो डाउट मैं ए टू जेड सारा सिलेबस आपका कवर करूंगा। मैं बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द पिटफॉल्स ऑफ अकाउंटिंग, सब बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी शुरू की मेरी 4 5 6 क्लासेस आप जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे अटेंड कीजिए। यकीन मानिए आपको लॉजिक्स ज्यादा क्लियर होंगे। इसके बाद जब मैं थ्योरी बताऊंगा तो आपको लगेगा ये मजाक हो रहा है आपके साथ। बेटे पहले थ्योरी बता देता तो शायद वो अक्षर वो डेफिनेशंस बड़ी भारी भारी लगती। आज और आने वाले 2 लेक्चर्स अगर आपने ध्यान से अटेंड कर लिए तो बेटा वो शुरू की थ्योरी बिल्कुल कवर होगी और मैं ही कराऊंगा, आपको समझ भी आएगी। रजिस्टर ओपन कर लीजिए। एक बच्चा कहता है रजिस्टर, हाँ बेटे मैंने बताया ये क्लास अकाउंट्स की है और आप उसको मजाक ना समझे। आप ये मत समझिए यूट्यूब में हर चीज फ्री होती है। बेटे माना कि यूट्यूब में मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ तभी आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा जब आप एक रजिस्टर ओपन करके लिखेंगे। बेटे करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, करने से ही सब कुछ मिलता है। आप सोचेंगे खाली सुन लेंगे मजे कर लेंगे सब हो जाएगा, नहीं बेटे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मेहनत से सब चीजें मिलती है। आइए मैं आज के लेक्चर को लेक्चर 3 बोल रहा हूँ। ग्रेट मॉर्निंग मैंने लिख दिया। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम उसमें नहीं जा रहे बेटे। लेक्चर 1 अगर मैं बात करूं तो मैंने लेक्चर 1 में आपको एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग बताया कि एडवांटेजेस किसी भी चीज को करें तो क्या बेनिफिट्स हैं। रिप्लेसेस मेमोरी, इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स, इट हेल्प्स इन सेटलिंग द डिस्प्यूट्स। ये सारी बातें मैंने आपको लेक्चर 1 में बताई। फिर लेक्चर 2 में मैंने आपको बताया व्हाट आर द अजम्पशंस। बेटे ऐसे तो बड़े सारे कंसेप्ट्स हैं जो मैं डिस्कस कर रहे हैं। अक्रूवल कंसेप्ट डिस्कस करना है, प्रूडेंस कंसेप्ट डिस्कस करना है, कैश अकाउंटिंग डिस्कस करना है। लेकिन बेटे मैंने चुनिंदा 4 5 अजम्पशंस बताई कि भाई हम जब भी आने वाले दिनों में अकाउंट्स करेंगे तो इन बातों को मानेंगे। तो बेटे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने आपको अजम्पशंस बताई। लेकिन कहते हैं कि मैंने नो डाउट आपको बुक दी है। अगर आप बुक देखें, अभी दिखाता हूँ मैं बुक, अगर आप बुक देखें तो मैंने उसमें एडवांटेजेस और अजम्पशंस अलग अलग चैप्टर्स में जहां जहां आती है लिखी है। लेकिन बेटे एक चीज मैं आपको बता दूं, जब तक आप मेरे साथ साथ नहीं लिखेंगे, आप अपने रजिस्टर में कुछ नोट नहीं करेंगे तो आपका मन आगे पीछे जाएगा। बेटे ये क्लास आप मानिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप मेरे सामने बैठे हैं और बिल्कुल ईमानदारी से कमर सीधी करके आप सारी बातें समझ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। बेटे लिखने से ही फायदा होने वाला है, इस बात को समझ लीजिए। तो आप प्लीज रजिस्टर ओपन कीजिए। आज लेक्चर 3 लिखिए, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग लिखिए, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखिए। वैसे मैंने बताना है कि अकाउंटिंग कितनी कितनी तरह की होती है, मैंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे मैं सारी बातें बताऊंगा। आज बिजनेस जो बेटे हमने लास्ट क्लास में कुछ अजम्पशंस लिखी थी, आज हम पहले उनकी 2 2 3 3 लाइनें लिख लें। भले मैंने इसके नोट्स दिए, भले मैंने इसके आंसर्स लिख दिए, भले मैंने आपको बुक दी है, बट स्टिल बेटे आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप साथ साथ लिखेंगे और आप इसको क्लासरूम क्लास ही मानेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो बेटे फर्स्ट अजम्पशन मैंने पिछली क्लास में बताई थी, बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। हमने लाला जी का एग्जांपल लिया था, दुकानदार का एग्जांपल लिया था और मैंने कहा था लाला जी एक सेपरेट पर्सन है और दुकानदार एक सेपरेट पर्सन है और आप एज ए अकाउंटेंट इन दोनों को अलग अलग देख रहे हो। भले ही झूठ है बट बेटे माना तो हमने यही था कि लाला जी ये है और दुकान ये है, 2 पर्सन है आपके सामने, आप अकाउंटेंट हो। बेटे अकाउंटेंट की नजर में ये 2 व्यक्ति हैं, 2 पर्सन है। इस अजम्पशन का नाम है बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। तो लिखना शुरू करें। बिजनेस एंटिटी assumption, business is considered to be
सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स बिजनेस। आप सभी लिख रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप सभी लिख रहे हैं तभी बेनिफिट होगा, ज्यादा समझदार ना बनिएगा प्लीज। Business is considered as a separate, to be a separate and distinct from its business. It means from its business, it from its owner होना चाहिए, मेरे को लग रहा है मैंने शायद गलत लिख दिया, from its owner। बेटा डेफिनेट मेरे से गलती हुई। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी, दुकान, लाला जी की दुकान लाला जी से अलग मानी जाएगी। एक पॉइंट, वैसे तो पूरा डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स में बुक में दिया है, बट स्टिल मेरा मन है कि आप थोड़ा सा लिखो। ओनर्स बीइंग रिगार्डेड एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स बिजनेस, लाला जी विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स बिजनेस। तो ये दो बातें मैंने लिखी एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बेटा दूसरी कंसेप्ट की बात करें तो मैंने आपको कराया था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मैंने आपको कैटरीना कैफ की बात बताई थी, पैसा पैसा पैसा। तो बेटे इस अजम्पशन में हमें क्या पता चलता है, मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर इन रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। बेटे हम जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे किलोग्राम में नहीं करेंगे, डजन्स में नहीं करेंगे, it will be recorded in terms of money। तो प्लीज एक पॉइंट लिख लीजिए मनी मेजरमेंट असम्पशन में। मुझे मालूम है कि आप लिख रहे हैं, मुझे मालूम है कि आप ईमानदार हैं, मुझे मालूम है कि आप समझदार हैं। मनी is a common denominator in recording of all transactions। B point, transactions that cannot be assured in money terms, that cannot be measured, transactions that cannot be measured in money terms are not recorded। इसका मतलब जो भी transactions बेटे मनी टर्म्स में डिटरमाइन नहीं हो सकती हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, that cannot be recorded। ये बात हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। थर्ड assumption बेटा थर्ड assumption थी अकाउंटिंग पीरियड assumption। मैंने बताया था कि आपको अगर हम रिजल्ट ना दें, इकट्ठा 12 क्लासेस का दें, या आपको एक ही बुक दे दें 6 से लेकर 12 तक चलेगी, तो बेटे कितना गलत हो जाएगा। आपका मन ही नहीं करेगा स्कूल जाने को, आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने को, आपका मन ही नहीं करेगा सीएस में जा कहीं पे भी जाने को। तो मैं कहता हूँ अकाउंटिंग पीरियड assumption। नेक्स्ट assumption है अकाउंटिंग पीरियड assumption। द अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स। अकाउंट्स को हम छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन रेगुलर इंटरवल। बेटे जब हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं तभी तो हमें उसकी परफॉर्मेंस पता चलती है, विच इज टर्म्ड एज अकाउंटिंग पीरियड। तो बेटे ये असम्पशन थी अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन। मुझे मालूम है कि आपको पता है, बट मुझे ये भी पता है कि आप फिर भी लिख रहे हो। बेटे लास्ट असम्पशन जो हमने की थी गोइंग कंसर्न असम्पशन। जब तक सूरज चांद रहेगा मेरा बिजनेस आबाद रहेगा। गोइंग कंसर्न, आप और मेरे सबके बड़े बड़े सपने बेटे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मुकेश अंबानी का, तो आप लिखें इट इज अज्यूम दैट, इस असम्पशन में क्या है, अज्यूम कर रहे हैं दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू। इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिबल पीरियड, मतलब लंबे समय तक बिजनेस चलेगा। एंड देयर इज नो इंटेंशन, बेटे ये बंद करने की इंटेंशन नहीं है, हम बोरिया बिस्तरा बंद कर देंगे और घर चले जाएंगे, नहीं। हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो हम ये मानेंगे कि लंबे समय तक चलेगा, भविष्य में चलेगा, हम बड़े होंगे, बिजनेस हमारे अलग अलग शहरों में अलग अलग कंट्रीज में चलेगा और हम मुकेश अंबानी जैसे बनेंगे। तो बेटे इस असम्पशन का नाम है गोइंग कंसर्न। उम्मीद है आप सबने लिखी होगी। बेटे ये तो था लास्ट क्लास का, आज लेक्चर 3 है तो मैं कुछ नई बातें आपको बताने वाला हूँ। बेटे आज से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, आज से मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दूंगा, आज से मैं आपको कुछ नई बातें समझाना शुरू कर दूंगा, आज से मैं कुछ टर्म्स की बातें करूंगा और आज मैं 3 नई टर्म्स के बारे में समझाऊंगा। तो बेटे रजिस्टर ओपन करें और नेक्स्ट पेज में सभी बच्चे, नेक्स्ट पेज में बेटे आप सभी स्टूडेंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन का एक नया कंसेप्ट लिखें।
बेटे मेरी बुक में ये चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है, लेकिन अभी हम उस चैप्टर वाइज तो चल ही नहीं रहे। चैप्टर 1 में बड़ी सारी बातें डिस्कस नहीं की अभी हमने, चैप्टर 2 में नहीं की अकाउंटिंग टर्म्स। बेटे मुझे मेरे हिसाब से चलने दो, आप मुझे रोकना मत बेटे, मुझे रोकना मत, मुझे अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस बह जाने दो, आज मत रोकना, आज मत रोकना। मैं जो कहता हूँ उसी तरह से आप करो, आपको अकाउंट्स ज्यादा समझ आएगा, इस बात का दावा है। अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे पहले तो आप सभी अपने रजिस्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम लिख रहे हैं। एक बच्चा कहता है इक्वेशन, क्या ये मैथमेटिक्स है? हाँ बेटा ये मैथमेटिक्स जैसा ही है। अभी हम जो करने वाले हैं ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि मैं भूपेश आनंद ये ऐलान करता हूं कि आज से मैं आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल टच देना शुरू कर दूंगा। किस में बेटे? अकाउंट्स में। बेटे अभी तक 2 क्लासेस हमने की, अभी और भी थ्योरी करनी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। लेकिन अभी मैं पहले आपको कुछ प्रैक्टिकल कराना चाहता हूँ, और प्रैक्टिकल के साथ मुझे थोड़ी सी थ्योरी और बतानी है। तो अकाउंट्स में मैं आज से प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहा हूं, और इस अकाउंट्स में मैं दोस्तों आपको आज से कुछ इक्वेशंस बतानी शुरू कर दूंगा। बेटे वही इक्वेशंस जो आप मैथमेटिक्स में करते थे, वही इक्वेशंस जो आप मैथमेटिक्स में करते थे। बेटे मैथमेटिक्स में एक साइड होती थी लेफ्ट हैंड साइड, 10th क्लास में किया था, और बेटे एक साइड होती थी राइट हैंड साइड। बेटे बिल्कुल, और बीच में निशान होता था बराबर का। बेटे इक्वेशन तो उसी को कहते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब जैसे आप एक तराजू को देखें, तराजू पुराने जमाने के ये तराजू हुआ करते थे, तराजू, हाँ बेटे वेइंग मशीन, तराजू उसको बोलते हैं। यहाँ पर हम वेट रखते थे, यहाँ सामान रखते थे, और इसको बराबर देखते थे कि कितना सामान हम दे रहे हैं। बिल्कुल आज हम तराजू की बात करेंगे, आज हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, आज हम मैथमेटिकल इक्वेशंस की बात करेंगे कि मैथमेटिकल इक्वेशंस का मतलब है क्या। बेटे आज a प्लस बी इज इक्वल टू सी, कुछ ऐसी बातें होने लग जाएंगी कि भाई a प्लस बी या c प्लस एल इज इक्वल टू a। देखेंगे क्या है, अभी देखेंगे क्या है। बेटे मैं भूपेश आनंद आपको 3 अक्षर बताऊंगा, जैसे 2.5 अक्षर प्रेम के होते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम के। मैंने आपको 3 बातें बतानी है। पहली कैपिटल, दूसरी लायबिलिटीज, तीसरी एसेट्स। बेटे वैसे बड़ी सारी टर्म्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है, लेकिन मैं आज के लेक्चर 3 में आपको हल्का सा ट्रेलर दे रहा हूं। इंट्रोड्यूसिंग कैटरीना कैफ, शीला की जवानी। बेटे कैपिटल, बेटे लायबिलिटी, बेटे एसेट्स। बेटे ये 3 बातें अगर आज आपको क्लियर हो गई तो यकीन मानिए काफी हद तक आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आ गई। एक बच्चा कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है सर? बेटे अभी बताऊंगा। मैंने आपको कहा ना इक्वेशन का मतलब है कि कुछ चीज हम तराजू के यहाँ रखेंगे, इसको बराबर कर देंगे इसके। जैसे अकाउंट्स में मैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज एक तरफ रखूंगा और एसेट्स एक तरफ रखूंगा। चलिए कैपिटल क्या होती है बताऊंगा बेटे, लायबिलिटीज क्या होती है बताऊंगा बेटे, एसेट्स क्या होते हैं बताऊंगा बेटे। मैं सब कुछ बताने वाला हूं, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपनी कहानी किस्मत की एसेट से। बेटे मुझे उम्मीद है आप साथ साथ लिख रहे हो, आप मेरे हो ना इसलिए तो लिखोगे ना बेटे। बेटे मुझे पता है आप मेरे हो इसलिए लिख रहे हो। मैं भूपेश आनंद आज आपको सबसे पहले एसेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। 3 अक्षर, आज हमने 3 बातों को क्लियर करना है। 3 अक्षर, 2.5 नहीं, 2.5 तो प्रेम के होते हैं। 3 एक कैपिटल क्या होती है, एक लायबिलिटीज क्या होती है, एक एसेट्स क्या होते हैं। क्योंकि मैं कह रहा हूं एसेट्स, तो चलिए एसेट्स से शुरू कर दिया कि भाई एसेट्स होते क्या हैं। वैसे एसेट्स की डेफिनेशन मैंने बुक में पूरी लिखी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स। अभी हम बुक की डेफिनेशन को नहीं देख रहे, हम रोजमर्रा के एग्जाम्पल से समझेंगे कि एसेट्स क्या है, किस बला का नाम है। बेटे एसेट्स
अगर आप नॉर्मल भाषा में देखें तो एसेट्स का मतलब होता है बेनिफिट्स। एसेट्स का मतलब होता है बेनिफिट्स, या आपके पास क्या रिसोर्सेस हैं जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा या मिल रहा है या भविष्य में मिल सकता है। आई रिपीट, ऐसी वस्तुएं, ऐसे थिंग्स, एसेट्स हम कहते हैं ऐसी वस्तुएं या ऐसे थिंग्स जिनको हम टच कर सकते हैं। जैसे ये पेन से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये मेरे लिए एसेट है, 15,000 रुपए का बेटे मेरे लिए एसेट है, दिस इज माई एसेट। ये वॉच मेरे लिए एसेट है, एसी चल रहा है मेरे लिए एसेट है, आप सब सामने बैठे मेरे लिए एसेट है, मेरे सामने प्रोजेक्टर लगा एसेट है, ये मेरे सामने मॉनिटर है एसेट है। एसेट का मतलब वस्तुएं, एसेट का मतलब थिंग्स जिनको आप टच कर सकते हो, टच कर सकते हो। जैसे कार, स्कूटर, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बेटे ये सब एसेट्स हैं, इनको छू सकते हैं, ये रिसोर्सेज हैं, इनसे मुझे बेनिफिट मिलेगा। मतलब जिससे मुझे बेनिफिट मिलेगा या आने वाले दिनों में भविष्य में मिल सकता है, मैं कहूंगा दैट इज माई एसेट। लेकिन बेटे क्या सारी की सारी कार्स जो सड़क में खड़ी है क्या वो सारी मेरी एसेट्स हैं? नहीं बेटे, वही एसेट्स जो बिजनेस की है, जो दुकान की है, लाला जी की भी नहीं। मैंने आपको अभी भी बताया एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। हम लाला जी को दुकान से अलग मानेंगे। इसका मतलब जो कार लाला जी के घर में, वो एसेट नहीं है दुकान का। जो पैसे लाला जी की पॉकेट में, वो एसेट नहीं है दुकान का। जो टीवी घर में लाला जी के है, वो एसेट नहीं है दुकान का। बेटे जो चीज, जो टीवी, जो कार बिजनेस की है, जिसका ओनर बिजनेस है, टीवी अगर बिजनेस में, टीवी अगर दुकान में, फ्रिज अगर दुकान में, मशीनरी अगर दुकान में, कैश अगर दुकान में, बिजनेस में, तो बेटे उसको कहते हैं एसेट्स। एसेट्स 3 प्रकार के होते हैं बेटे, मैं भी बताऊंगा। एसेट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। बेटे एक तो वो जो मैंने अभी बताए, थिंग्स, वस्तुएं, ऐसी चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे कि कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। एक बच्चा सो रहा था, उसको आवाज आई, क्या कुछ ऐसे एसेट्स भी होते हैं जिनको टच नहीं कर सकते? हाँ बेटे होते हैं, बताऊंगा ना बेटे, अभी बताऊंगा। लेकिन अभी पहले मान लीजिए कि ऐसी वस्तुएं जिनको हम टच कर सकते हैं उनका, और जिससे हमें बेनिफिट मिल रहा है या मिल सकता है, उसको बोलते हैं एसेट्स। बेटे 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं बेटे थिंग्स। दूसरा बेटे कई बार ऐसा भी होता है ना, कई बार ऐसा भी तो होता है कि आपने सामान किसी को उधार में बेचा। आप दुकानदार हैं, आप बिजनेस चला रहे हैं, आप लाला जी हैं। लाला जी अलग एंटिटी है, बिजनेस एक अलग एंटिटी है। लेकिन उस बिजनेस में कुछ लोग उधार में सामान लेने आ गए, जैसे रामलाल, श्यामलाल, ठनठन लाल, उस मोहल्ले के, जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में। तो बेटे लाला जी उनको दुकान से उधार में सामान बेच रहे, सामान बेच दिया, आटा दे दिया, दाल दे दी, टीवी दे दिया, फ्रिज दे दिया, मान लेते हैं सब कुछ बेच रहे लाला जी अपनी दुकान में, लेकिन पैसे नहीं आए। बेटे अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटिंग लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं? डेटर्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट, इन अकाउंटिंग वर्ल्ड द गुड्स विच आई हैव सोल्ड बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी मनी फ्रॉम देम are named as debtors. It means these are the future benefits which I will be getting in future. I repeat, मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने कहा डेटर्स उसको बोलते हैं जो भविष्य में, फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलेगा। मतलब जैसे मैंने कहा, मैंने सामान बेचा 10,000 रुपए का, लाला जी ने 10,000 का सामान बेचा रामू को, रामलाल को। लाला जी ने रामलाल को 10,000 का सामान बेचा। तो बेटे अभी रामलाल ने 10,000 रुपए दिए नहीं है, उधार में लिया है। इसका मतलब लाला जी को भविष्य में, फ्यूचर में, ये रामलाल
10,000 रुपए देगा, जब तक देगा नहीं दिए मिलेंगे, आएंगे भविष्य में, फ्यूचर में। हम कहते हैं इसका नाम है डेटर्स। तो रामलाल को रामलाल के नाम से नहीं लिखेंगे, तो उसका एक नया नाम डाल देंगे बेटे, नया नाम। उस नए नाम का नाम है डेटर्स। मान लेते हैं रामलाल ने 2,000 रुपए दे दिए बेटे, अभी भी डेटर्स रहेंगे 8,000। रामलाल ने 1,000 और दे दिए, फिर 7,000 रहेंगे। इसका मतलब जब तक पूरे पैसे रामलाल नहीं देगा, अप टू दैट पॉइंट दीज आर नेम्ड एज डेटर्स। आई रिपीट, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे। मैंने कहा एसेट्स 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वस्तुएं, थिंग्स, जिनको हम टच कर सकते हैं। एक वो चीजें, वो आइटम्स जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला। जैसे डेटर्स, आपने गुड्स बेच तो दी, अभी पैसे नहीं मिले, आपको कुछ नहीं मिला, बट फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलेगा। Those are named as debtors। और बेटे थर्ड होते हैं प्रीपेमेंट्स। सर क्या बेटे बताता हूं, लिखना तो दो। प्रीपेमेंट्स, प्रीपेमेंट्स, प्रीपेमेंट्स बेटे कुछ एक्सपेंसेस की आप पेमेंट पहले से ही कर देते हो, एडवांस में कर देते हो। खर्चों की कुछ खर्चे, जैसे बेटे आपको मोबाइल फोन है, अगर आपने प्रीपेड वाला लिया हुआ है तो बेटे आपने 100 रुपए जमा कराए वोडाफोन में, वोडाफोन का कुत्ता वोडाफोन में जमा कराए 100 रुपए, और बेटे आपने अभी उस बेनिफिट को अवेल नहीं किया। आपने अपनी सर्विसेज जो लेनी थी उसको पहले से ही उसके पैसे दे दिए। बेटे टॉक टाइम मिलेगा ना आपको, प्रीपेड में टॉक टाइम मिलेगा ना, 90 रुपए का मिलेगा। मान लेते 100 जमा कराए 90 का तो मिलेगा। तो बेटे वो 90 रुपीज क्या है, वो बेटे आपने एक सर्विस, एक एक्सपेंस की पेमेंट एडवांस में कर दी, उसको बोलते हैं प्री पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, क्योंकि इससे भी बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आज दोबारा से आपको यह समझाना चाहता हूं कि एसेट्स का मतलब बेटे, एसेट्स का मतलब ये 3 आइटम से होगा। एक तो वो जो थिंग्स है, एक मैंने कहा डेटर्स है, और एक मैंने क्या कहा प्रीपेमेंट्स। प्रीपेमेंट्स, प्रीपेमेंट्स बेटे जब मैं तीनों को जमा कर दूंगा तो मैं यही कहूंगा इसी का नाम है एसेट्स, और कुछ भी नहीं बेटे। अभी कोई बुक की डेफिनेशन नहीं देखनी, अभी कोई बड़ी बड़ी डेफिनेशन ही नहीं देखनी। एज पर दिस इंस्टीट्यूट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसेट, नहीं, खाली लॉजिक समझना है बेटे, लॉजिक समझना है। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर मैंने कुछ थ्योरी लिखी है, आपने लिखनी है। भले आपकी बुक में, भले टीएस गरेवाल में, भले एनसीईआरटी में, भले डीके गोयल में, बेटे भले भूपेश आनंद की बुक में भी है, लेकिन आप फिर भी मेरे बच्चों आप अपने रजिस्टर में उसको जरूर लिखोगे। बेटे हम कर क्या रहे हैं, एक स्टूडेंट को नींद आ रही थी, वो कहता था हमें बताओ दोबारा से कर क्या रहे हैं। बेटे मैं इस समय अकाउंटिंग इक्वेशन करा रहा हूं। नींद से जागो मेरे बेटे, मेरे प्यारे, ए मेरे बच्चे, कमर सीधी करके बैठो ना, ये बच्चा ढीले ढीले ना बैठो, कमर सीधी करके बैठो। अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है सर। अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन समझानी है। क्या सर? जिसमें मैं 3 अक्षर लिखूंगा, कैपिटल, फिर लायबिलिटीज, और इसको बराबर कर दूंगा किसके सर? एसेट्स के। तो बेटे आज के लेक्चर में मुझे 3 बातें बेसिकली बतानी है। एक तो कैपिटल, एक लायबिलिटीज, एक एसेट्स, और मैं इस समय आपको पहले इनका मीनिंग बताऊंगा, फिर इस इक्वेशन के ऊपर लेके जाऊंगा कि इस इक्वेशन का मतलब है क्या। तो मैंने आप सभी को इस समय क्या बता दिया, मैंने एसेट्स की बात कर दी। बेटे मैंने कहा एसेट्स आर दोज रिसोर्सेस, बुक में लिखी हुई है, अभी मैंने लिखवाई है, अभी मैंने भी स्लाइड्स बनाई है, पहले एक बार ध्यान से देखें। आर दोज रिसोर्सेस whose benefit I can get today or I can get benefit in future, और the prepayments, जो prepayments मैंने किए उनको मैं
कहता हूं कि भाई ये है मेरे एसेट्स। इसका मतलब लाला जी के घर में जो एसेट है वो एसेट नहीं है, लाला जी के घर में जो कार है वो एसेट नहीं है। एसेट वो जो बिजनेस जिसका ओनर है, जो बेनिफिट्स बिजनेस को मिलेंगे, जो डेटर्स बिजनेस के हैं, जो उधार में सामान बिजनेस ने बेचा, जो प्रीपेमेंट मोबाइल की या इंश्योरेंस की या इलेक्ट्रिसिटी की या किसी भी खर्चे की पेमेंट पहले से ही कर दी। किसने? लाला जी ने या दुकान ने? दुकान ने। बेटे लाला जी दुकान अलग अलग है, एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हम पहले सीख चुके हैं। आप बात समझ रहे हैं ना बेटे? इसको बोलते हैं एसेट्स। एक बच्चा कहता है ठीक है सर ये बताओ व्हाट आर लायबिलिटीज। बेटे बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, आप मेरे नहीं हो क्या? आप मेरे ही तो, इसलिए बताऊंगा बेटे। लायबिलिटीज, व्हाट आर लायबिलिटीज, होती क्या है लायबिलिटीज? बेटे लायबिलिटीज भी वैसे मैंने बताना तो है कि तीन ही तरह की होती है, तीन तरह की होती है। अभी हम देखेंगे क्या तीन तरह की होती है, लेकिन पहले मैं आपको रोजमर्रा की बात से समझाऊंगा कि भाई लायबिलिटीज का एक्चुअली में मतलब क्या है। जैसे मैंने कहा जी एक है लाला जी, लाला जी, हाँ लाला जी, लाला जी की है ये दुकान, ये दुकान है, ये बिजनेस है लाला जी का। लाला जी ने इस बिजनेस में 10 लाख रुपए की पूंजी, पूंजी, हाँ हाँ बेटे कैपिटल, हाँ बेटे अपने पैसे इन्वेस्ट किए। सुनना जरा ध्यान से सुनना, लाला जी और बिजनेस अलग अलग है। लाला जी ने अपनी जेब से 10 लाख रुपए निकाले और बिजनेस में डाल दिए। तो बेटे मैं कहूंगा लाला जी ने अपनी कैपिटल, लाला जी ने अपनी पूंजी, अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। ओनर है लाला जी, लेकिन ओनर और दुकान सेपरेट पर्सन माने जाते हैं, तो ये इसको बोलते हैं बेटे कैपिटल। एक बच्चा कहता है सर अभी तो लायबिलिटीज बता रहे थे आप कैपिटल में आ गए। हाँ बेटे मैं पहले कैपिटल बताऊंगा तो लायबिलिटीज ज्यादा समझ आएगा। तो मैंने एसेट्स बता दिया, मैं इस समय कैपिटल बता रहा हूं। मैंने कहा कैपिटल इज दैट अमाउंट which is being contributed by the owner, which is being invested by the owner in the business, and as per business entity concept we treat the owner and a business as two separate persons. So the amount which is being introduced, the amount which is being added, the amount which is being invested as a contribution by that owner either in cash or in assets। सर क्या बोल रहे हैं बेटे? रोकड़े में 10 लाख रोकड़े में दे दिए या 8 लाख रोकड़े में और 2 लाख के एसेट्स दे दिए। मान लेते हैं लाला जी के पास कुछ फर्नीचर था तो घर से फर्नीचर दुकान ले गए, तो मैं कहूंगा 2 लाख का फर्नीचर काइंड में, काइंड में, हाँ बेटे काइंड में। पहले जमाने में तो काइंड में काम होता था। काइंड का मतलब क्या बेटे? पहले जमाने में क्या होता था, प्याज ले लेते थे एक गांव से, दूसरे गांव को टमाटर दे देते थे। मान लेते उस गांव में टमाटर बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और इस गांव में प्याज ही प्रोड्यूस होते हैं। तो बेटे प्याज खा खा के थक गए, तो ये गांव वाले उसको प्याज देते थे, टमाटर ले लेते थे। इसको बोलते हैं व्हेन समथिंग इज गिवन इन काइंड। मैं आपसे अभी कुछ दूसरी बातें नहीं बताना चाह रहा, मैं ये कहता हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कैपिटल का मतलब है एनीथिंग विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज अ इन्वेस्टमेंट बाय दैट ओनर in business that is named as capital। एक बच्चे को नींद आ रही थी, बेटे सोना अब नहीं है क्योंकि अब जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है। मैं कह रहा हूं लाला जी ने 10 लाख रुपए अपने यहां पर दुकान में इंट्रोड्यूस किए, तो मैं कहूंगा लाला जी की कैपिटल 10 लाख रुपए की है, लेकिन इस बिजनेस को चलाने के लिए मान लेते हैं 13 लाख रुपए की जरूरत है। मैं रिपीट करता हूं, मैंने कहा इस बिजनेस को चलाने के लिए 13 लाख रुपए की जरूरत है। तो बेटे आप ये बताओ, तो ये जो बिजनेस है ये क्या करेगा बेटे? ये उधार मांगेगा, ये उधार मांगेगा किससे?
मान लेते हैं HDFC के पास गया, कौन, ये दुकानदार, लालाजी दुकानदार के पॉइंट से गए, या दुकानदार ने, इस बिजनेस ने HDFC से 3 लाख रुपए लोन ले लिया। क्या ले लिया? लोन, लोन, लोन। बेटे वो कर्ज जो वापस करना होगा, तुझे अपना कर्ज निभाना होगा। बेटे आप इस धरती का खा रहे हो, आप इस हिंदुस्तान की भूमि का अन्न खा रहे हो, बेटे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एंजॉय कर रहे हो, यहाँ की ब्यूटी को देख रहे हो, बेटा सब कुछ तो यहीं का कर रहे हो, तो आपके कंधों में कर्ज है इस धरती का, बेटे वो उतारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पढ़ लिख लो और अमेरिका चले जाओ, नहीं बेटे, कर्ज जो जिससे लिया है वापस करना होगा, वापस करना होगा, उसको बोलते हैं बेटे कर्ज, कर्ज, लोन। इसका मतलब अगर इस बिजनेस को 13 लाख की जरूरत है, तो बेटे ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, लोन ले सकता है। तो बेटे लायबिलिटीज भी 3 प्रकार की होती है, सुनते जाइए ध्यान से। एक बच्चे को नींद आ रही है, मैं उसको थप्पड़ मारने वाला हूँ, खींच के बड़ी जबरदस्त थप्पड़ मारूंगा। एक बेटे लायबिलिटीज लोन होती है, लोन, कर्ज, जो कर्ज आपको वापस करना है। जैसे आपको एक बुक लेनी थी और वो बुक आती है 600 रुपए की, आपने अपने पापा से कहा पापा पापा मुझे आज बुक लेनी है, आपके पापा ने आपको 500 रुपए दे दिए, आपको लगा 500 में आ जाएगी, लेकिन उसका प्राइस था 600 रुपए। आप दुकानदार के पास गए और उस शॉपकीपर ने कहा कि सर ये बुक तो 600 की है। तो बेटे आपका मन, आपका मूड मायूस हो जाएगा, आप वापस आओगे। बेटे रास्ते में आ रहे थे कि आपका एक दोस्त बंटी मिल गया। कौन मिल गया? दोस्त बंटी मिल गया, और उसको आपने सारी बात बता दी, ऐसे 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 ऐसे, मतलब बुक 600 की है, पापा ने 500 दिए, मैं 100 रुपए लेने जा रहा हूं। आपने उसको एक छोटी आवाज में कहा कि क्या तेरे पास 100 रुपए है? अगर है तो मुझे उधार दे दे, कर्ज दे दे, मैं कल दे दूंगा। तो बेटे उस दोस्त बंटी से आपने 100 रुपए उधार ले लिए, मैं कहूंगा आपने लोन ले लिया, आपकी लायबिलिटी है, आपको ये वापस करने हैं, ये आपका कर्ज है। इसी तरह से अगर आप किसी बैंक से लोन लेते, तो मैंने लायबिलिटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट है बेटे क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स क्या पता होगा ना बेटे, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अभी लिखना भी है ना बेटे, मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं इनके ऊपर कि भाई ये लायबिलिटीज है, ये कैपिटल है, ये एसेट्स हैं, और बेटे थर्ड होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स। इसका मतलब आपने कुछ पेमेंट्स करनी थी, एक्सपेंसेस के लिए आपने पेमेंट करनी थी। जैसे आपके पास पोस्ट पेड है मोबाइल का, सर्विसेज ले ली, पेमेंट करनी थी, आपने नहीं की, इसका मतलब आपको करनी थी अभी नहीं की, इसका नाम है आउटस्टैंडिंग। जैसे आपके घर में बिजली का बिल आता है, आपने उसको पे करने में आनाकानी कर दी, तो बेटा देने तो पड़ेंगे। तो अगले महीने इस बार का जो एरियर होगा, जो खर्चा होगा, जो आपने नहीं दिया, वो बेटे जमा होकर आएगा, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स। बेटे लायबिलिटी है ना, कर्ज है ना, कर्ज है ना। आपने एक सर्विस ले ली और पैसे नहीं दिए, आप कहते हैं बाद में देंगे, आनाकानी कर रहे हैं, तो बेटे ये तो देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। तो बेटे मैंने कहा लायबिलिटीज 3 तरह की होती हैं, एक होता है जी लोन, एक होते हैं जी क्रेडिटर्स। सर ये क्या होते हैं? बेटे आपने किसी से, आपने मतलब दुकानदार ने, आपने मतलब बिजनेस ने किसी से उधार में सामान खरीद लिया। इट मीन्स इफ यू हैव परचेज एनी गुड्स, आटा फॉर द शॉप, dal for the shop, and that too you have not made the payment, that is purchased on credit, and you have promised that you will pay after 1 month. इसका मतलब आपने कहा कि मैं 1 महीने के बाद पैसे दूंगा, देने तो हैं, गुड्स आज ले ली, देने तो हैं, गुड्स आज ले ली, इसको बोलते हैं बेटे क्रेडिटर्स।
ऐसे डेटर्स थे जिससे बेनिफिट मिलना है बेटे, क्रेडिटर्स, जिसको कर्ज को फ्यूचर में देना होगा, कर्ज को जो फ्यूचर में देना होगा उसका नाम है क्रेडिटर्स। आप मेरी बात समझ रहे? आइए पहले कुछ थोड़ा सा लिख लें, उसके बाद में मैं कुछ और बातें बताऊंगा। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और आज आपको मैं एक बात ये बताने जा रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप इस समय करने वाले हैं और उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटे ये बेस है, बेटे ये बेस है अकाउंट्स का। तो लिखे लिखे बेटे, प्लीज रजिस्टर खोले। आप देखिए बेटे, इस क्लास को सीरियसली ले। कहते हैं जो चीज फ्री में मिल जाती है हमारा एटीट्यूड ढीला बन जाता है। नहीं बेटे, नहीं बेटे, बेटे प्लीज आप रजिस्टर खोले, कमर सीधी करके बैठे, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखें फॉर अंडरस्टैंडिंग। बेटे इसकी पूरी थ्योरी मैंने बुक में लिखे भी दिखा रहा हूं। फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ सम अकाउंटिंग टर्म्स। आपको कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ सम अकाउंटिंग टर्म्स। बेटे कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस इक्वेशन का कंसेप्ट समझ पाएंगे। आइए, कौन सी ऐसी टर्म्स है बेटे? बड़ा ही प्यारा सा चित्र बनाया, चित्र बनाया बेटे, फोटो बनाई बेटे, डायग्राम बनाया बेटे। कसम होगी अगर आपने ना बनाया, आप प्लीज बनाए, प्लीज बनाए बेटे। मैंने लिखा है कैपिटल, बीच में मटकी बनाई है, मटकी के अंदर लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां लिखा कैपिटल, यहां लिखी लायबिलिटीज और वहां लिखे एसेट्स। कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स। तीन अक्षर है ये, ढाई अक्षर प्रेम के नहीं, तीन अक्षर, तीनों को समझना है। कैपिटल क्या होती है? जो लाला जी ने पूंजी जमा कराई दुकान में। लायबिलिटीज क्या होती है? जो कर्ज आपने लिए, लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग। एसेट्स क्या होते हैं? जो ऐसे रिसोर्सेज या ये जो बेनिफिट्स जो आज आपके पास है, वस्तुएं, थिंग्स, और फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा या आपने प्री पेमेंट कर दी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था प्री पेमेंट का, मोबाइल फोन का। तो बेटे ऐसी एरो बनाएंगे, कसम होगी अगर आपने ना बनाया। मैं रिपीट करता हूं, कसम होगी अगर आपने ना बनाया। बेटे बेटे दोबारा लिखो, आज हम इक्वेशंस की बात करेंगे, आज हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। अभी समझाऊंगा। इसका मतलब आपके पास जो भी एसेट्स है, इसका मतलब आपके पास जो भी बेनिफिट्स है, या तो वो लाला जी के पैसे से आए हुए हैं और या आपने पैसे उधार में लिए थे तब लेकर आए हो। बड़ी प्यारी और इंपॉर्टेंट बात कह गया मैं। एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो तो ध्यान से सुना भी नहीं उसने। मैंने कहा जो एसेट्स आपके पास है, जो बेनिफिट्स आपके पास है, जो आपने कार खरीदी, जो मशीनरी खरीदी, जो फर्नीचर खरीदा, जो सामान खरीदा, जो गुड्स खरीदी, बेटे पैसे से ही खरीदी होंगी। और बेटे पैसे दो तरह से आ सकते हैं, एक जो लाला जी ने दिए एज कैपिटल, और दूसरे जो आपने उधार में लिए, पैसे उधार में लिए और फिर एसेट्स खरीदे, जैसे लोन उधार में लिए फिर एसेट्स खरीदे। तो बेटे एक इक्वेशन है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा सिंपल सी बात है बेटे। ये जो है ना कैपिटल और लायबिलिटीज, मैं कहूंगा इसको बोलते हैं सोर्सेज। एक बच्चा कहता है सोर्सेज, हाँ बेटे सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसे, पैसा, पैसा करती है। या तो ये पैसे यहां से आ सकते हैं और या ये पैसे यहां से आ सकते हैं। और बेटे ये एसेट्स जो है इसको बोलते हैं यूजेस ऑफ फंड्स। जब हम फंड्स को यूज करते हैं तो बेटे उसका नाम है एसेट्स। जैसे जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने कहा कि लाला जी ने 10 लाख रुपए अपने कैपिटल लगाई और हमने
HDFC से 3 लाख रुपए उधार में लिए, इसका मतलब मेरे पास टोटल फंड्स कितने, 13 लाख। अब मैंने इसका क्या किया, इसके एसेट्स खरीदे, एसेट्स में कुछ कैश रखा मैंने, कुछ मशीनरी खरीदी, कुछ फर्नीचर खरीदा, कुछ बिल्डिंग खरीद ली, एज्यूम कर रहा हूं। इसका मतलब मान लेते हैं ये 4 लाख रुपए की खरीदी, ये 3 लाख रुपए की खरीदी, ये 2 लाख रुपए की खरीदी, और ये 4 लाख रुपए मेरे पास अभी भी कैश में है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये सोर्सेस हैं, सोर्सेस। बेटे एक तरफ हमने लिख दिए पैसे आए कहां से, बेटे 2 जगह से आए, एक तो कैपिटल से आए जो लाला जी ने दिए, एक हमने जो कर्ज ले लिया, और गए कहां, एसेट्स में गए। बेटे यूज कहां हुए, एसेट्स में। तो बेटे इसको बोलते हैं, इस साइड को हम बोलेंगे कि ये वाली जो साइड है इसका नाम है कैपिटल। इसमें 2 चीजें थी, कैपिटल और लायबिलिटीज। बोलो ना बेटे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा बेटे। और ये जो साइड है मेरे बच्चे, मेरे लाल, इसका नाम है एसेट्स। आप ये बताइए जितने मेरे पास पैसे होंगे वही तो मैं यूज करूंगा, इसका मतलब इन दोनों में बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो इसका मतलब मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी, अकाउंटिंग इक्वेशन बनी सोर्सेस should be equal to uses, and sources are 2 types, one is capital and second is liabilities, कर्ज, and uses are of main one category, that is assets, and I have put equal to in between that. So sources को मैंने uses के बराबर माना। तो आइए एक बार जल्दी से हम अपनी बातों को लिख डालें। क्या लिखा बेटे, यहां तक लिख दिया था, ये लिख दिया, ये लिख दिया, बोलो ना बेटे, बोलो ना। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जैसे ये कैपिटल है और ये लायबिलिटी है, ये आपने पैसे अपने लगाए लाला जी ने और ये उधार लिए। अगर मैं आपको एसेट्स बता दूं कि भाई एसेट्स 15 लाख के, और ये भी कह दूं कि कैपिटल लाला जी ने 10 लाख की लगाई है, तो क्या आप लायबिलिटीज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटे। कितने की, 5 लाख की। अगर मैं ये कह दूं कि लायबिलिटीज 5 लाख की है और एसेट्स 15 लाख के हैं, तो क्या आप कैपिटल निकाल सकते हैं, बेटे बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब मुझे एक बात समझ आ गई कि लाला जी के पैसे और जो कर्ज से लिए वो वाले पैसे मिलाकर मेरे पास टोटल पैसे आ गए, और वो टोटल पैसे मैं एसेट्स में लगा रहा हूँ, ऐसे बेनिफिट्स में लगा रहा हूँ, ऐसी रिसोर्सेज में लगा रहा हूँ, तो बेटे इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनी या नहीं बनी, बेटे इक्वल टू का निशान आया या नहीं आया, इसलिए हम बोलते हैं दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। लिखो बेटे, कैसा मूवी, लिखो ना मेरे बेटे, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। बेटे अभी बड़ी सारी टर्म्स मैंने समझानी है, लेक्चर 4 में समझाऊंगा। आज के लेक्चर में मैंने 3 ही टर्म्स बताई, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैं अभी आपको अपने तरीके से लेकर चल रहा हूँ, आप मेरे पे विश्वास रखना और मेरे साथ साथ चलना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटे आप रजिस्टर में जरूर लिखना, चालाकी मत करना, बता रहा हूँ आप बहुत फायदे में रहेंगे। रजिस्टर नहीं लिया तो ले लें, अगली क्लास तक ले लें और नया लेक्चर 4 तभी देखें। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।